हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर है उसका जो आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया और एजुकेशन वाला सब्जेक्ट है उसकी हम थर्ड यूनिट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, इससे पहले मैंने जो आपकी यूनिट फर्स्ट है और यूनिट सेकंड है उसकी जो डिस्कशन है या वन शॉट है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उसको आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के नाम से। वहाँ पर जाकर आप उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपकी थर्ड यूनिट है जिसमें आपके मेनली कमीशन ही कमीशन है। ओके, कोठारी कमीशन वगैरह हो गया है ना, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वगैरह हो गया। तो यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आपका कोठारी कमीशन, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो अगर सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन देखें तो जो इसकी रिपोर्ट आई थी वो आई थी 1966 में, और मतलब इस्टेब्लिश हुआ था ये 1964 में। इस तरीके से ये दो डेटें होती हैं। ओके, इंट्रोडक्शन क्या है कि जो आपका कोठारी कमीशन है इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है इंडियन एजुकेशन कमीशन या फिर नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है। और इस वीडियो में आप सभी को ये भी बताऊंगा कि बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूजन था कि रिकमेंडेशंस मिक्सअप हो रही है, तो मतलब कन्फ्यूजन हो रही है वहाँ एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, इतनी सारी रिकमेंडेशन है, इतने सारे कमीशंस वगैरह हैं, वो भी मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए जब आपने जो कमीशन वाला अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है वो किस तरीके से आपने अटैम्प्ट करना है। ओके, ये हो गया। उसके बाद हमारा जो कोठारी कमीशन है इट वॉज सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको सेटअप किया गया था। और इसके चेयरमैन कौन थे? वो थे डॉक्टर DS कोठारी यानी दौलत सिंह कोठारी जी। और उस वक्त वो UGC के भी चेयरमैन थे 14 जुलाई 1964 के टाइम, है ना। तो ये है इसकी इंट्रोडक्शन, ये पहले पेज पे आप लिख सकते हो वहाँ पर कोठारी कमीशन के बारे में। उसके बाद है कुछ आपको मेंबर्स इसके बारे में पता होने चाहिए कि कौन कौन इसके मेंबर्स थे कोठारी कमीशन के। देखो टोटल थे 17, और जो मेन थे जैसे DS कोठारी जी क्या थे? इसके चेयरमैन थे। और JP नाइक जी क्या थे? सेक्रेटरी थे। JFMC डोगल जी क्या थे? एसोसिएट सेक्रेटरी थे। और US झा भी इसमें प्रेजेंट थे। तो ये कुछ मेंबर्स रहते हैं आपके कोठारी कमीशन के। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि जो ये कमीशन था इट वॉज अपॉइंटेड टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन द नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन एट ऑल स्टेजेस एंड इट्स डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स। यानी इसने क्या करना था? एडवाइज करना था गवर्नमेंट को किसके ऊपर? नेशनल पैटर्न क्या है एजुकेशन का हर एक स्टेज में, है ना। और इसकी जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट है उसके ऊपर एडवाइज करना था इसने गवर्नमेंट को। क्लियर। और जो हेडक्वार्टर था कोठारी कमीशन का वो सेटअप किया गया कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। ओके, और ये 6th कमीशन था इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में, एंड फर्स्ट कमीशन विद कॉम्प्रिहेंसिव टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑन एजुकेशन। यानी पहला कमीशन था जिसने टोटली एजुकेशन के ऊपर बात करी। और जो ये कमीशन था इसने स्पेंड किए कितने? 100 डेज इन विजिटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग। यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को इन्वेस्टिगेट किया, है ना, कॉलेजेस वगैरह को इन्वेस्टिगेट किया और स्कूल्स वगैरह को इन्वेस्टिगेट किया, है ना। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर मैंने इसको हॉरिजॉन्टल में लाया तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसने डिस्कशंस की, बहुत सारी डिस्कशंस की। किसके साथ? जो आपके टीचर्स वगैरह है उनके साथ, है ना, और जो एजुकेशनिस्ट है, स्टूडेंट्स है, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैंने ये ऊपर वाली लाइन, है ना। और उसके बाद क्या है, जो ये कमीशन है इसने बिगेन्स इट्स टास्क ऑन 1964 में इसने अपना टास्क बिगेन किया एंड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। इसने अपनी जो रिपोर्ट है वो कब सबमिट की? 1600 पेजेस की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। कब? 29 जून 1966। तो ये चीज़ भी इसको आपने याद रखना है। ये इसके जो आपकी इंट्रोडक्शन थी उससे रिलेटेड था। ओके, इसके अगर हम एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें कि इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या थे जो आपका ये कोठारी कमीशन था,
तो सबसे पहला एम क्या था इसका, सबसे पहला एम था स्टडिंग एग्जिस्टिंग इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड सुजेस्ट रिफॉर्म्स एंड चेंजेस। यानी उस वक्त जो एग्जिस्टिंग इंडियन एजुकेशन सिस्टम था उसको क्या करना था, इसने स्टडी करना था और सुजेस्ट करने थे रिफॉर्म्स और चेंजेस कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। उसके बाद इसने क्या करना था, मतलब ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या थे इसके, इस कमीशन के, स्टडी करना था एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन को एजुकेशन का, कहाँ, पूरे इंडिया में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या करना था इसने, टू प्रपोज यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, मतलब एक समान एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, कहाँ, पूरी कंट्री में, विच वुड हेल्प इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री एंड फुलफिल प्रेजेंट नीड्स। उससे क्या होगा, उससे जो कंट्री है उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट होगी और जो प्रेजेंट नीड है वो भी पूरी होगी कंट्री की रिलेटेड टू एजुकेशन। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी याद रखनी है। इसको आप बाद में एक्सप्लेन भी कर सकते हो अपने उस पे बेसिस पे कि कौन कौन से चेंजेस आएंगे इसमें, लाइक हायर एजुकेशन में क्या होगा, सेकेंडरी एजुकेशन वगैरह में क्या होगा, वो सारी चीज़ें, है ना। और बाकी चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि रिकमेंडेशन में आपको क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है, और जो डिफरेंट कमीशन की जो डिफरेंट आपकी रिकमेंडेशन है उनको कैसे डील करना है। ओके उसके बाद जो इसका फोर्थ पॉइंट है वो है, इसने क्या करना था, सुजेस्ट करना था वेज एंड मीन्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन एंड क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ऑफ ऑल स्टेजेस ऑफ एजुकेशन। यानी सुजेस्ट करने वेज, मतलब ऐसे रास्ते जिसकी वजह से जो एजुकेशन है उसका एक्सपेंशन हो पाए, है ना। और जो आपकी एजुकेशन है उसकी जो डिफरेंट स्टेजेस है उसमें क्या हो पाए, उसमें क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट, यानी जो एजुकेशन है और डिफरेंट स्टेजेस की उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो पाए। तो इसने ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स या एम्स थे, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद है हमारा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछा ही जाता है कि रिकमेंडेशन क्या है कोठारी कमीशन की, किसके लिए, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये आपका। अब देखो, अब आपने किस तरीके से इसको अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले आपने एक फ्लो चार्ट बना देना है। जब भी आप इस क्वेश्चन को करोगे सारे आपने जो रिकमेंडेशन है इस प्रकार से आपने फ्लो चार्ट बना देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, हर एक जो आपकी रिकमेंडेशन है उसको बारी बारी से आपने एक्सप्लेन करना है। जैसे आपकी पहली रिकमेंडेशन क्या है कि जो स्कूल एडमिशन सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर क्या बोला इसने, जो आपका कोठारी कमीशन था वो बोला 10+2+3 सिस्टम कहा गया। ये क्या सिस्टम होता है वो मैंने आपको मतलब आगे एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद है इसने क्या बोला, लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में बोला इसने, यानी 3 लैंग्वेज फार्मूला होना चाहिए, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसने क्या बोला, प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में इसने बात की, है ना, वोकेशनल एजुकेशन के बारे में इसने बात की, यूनिवर्सल एनरोलमेंट के बारे में इसने बात की, रिडक्शन ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन के बारे में इसने बात की, पार्ट टाइम एजुकेशन के बारे में बात की, साइंस एजुकेशन के बारे में बात की, एजुकेशन फॉर वुमेन के बारे में बात की, डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में बात की, एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बात की, एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात की, डेवलपमेंटल ऑफ सोशल मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के बारे में बात की, एजुकेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन के बारे में बात की, फ्लेक्सिबल करिकुलम के बारे में बात की, है ना। ये सारी इसने चीज़ें रिकमेंड करी अपनी जो इसकी रिपोर्ट थी। उसके बाद इसने क्या बोला, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, ये भी इसने रिकमेंड करा। ओके तो आपने सबसे पहले इस तरीके का एक फ्लो चार्ट बना देना है जब भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे और इसने किसके बारे में बात की, इसने बात की टीचर के स्टेटस के बारे में कि जो सैलरीज है वो इंक्रीज होनी चाहिए टीचर्स की, किस चीज़ के लिए, फॉर इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ टीचर इन सोसाइटी, यानी जो टीचर का स्टेटस है वो सोसाइटी में इंक्रीज हो सके। उसके बाद इसने क्या बोला, प्राइमरी क्लास टीचर मस्ट बी हायर सेकेंडरी पास आउट, यानी जो प्राइमरी क्लास टीचर होना चाहिए वो हायर सेकेंडरी पास आउट होना चाहिए। रिटायरमेंट एज के बारे में इसने बात की, 60 ईयर्स होनी चाहिए, हॉलीडेज़ की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए टीचर के लिए, क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर फिक्स्ड होनी चाहिए। तो ये टीचर के स्टेटस के बारे में इसने बात की। उसके बाद है टीचिंग मेथड्स के बारे में इसने बात की, है ना, और गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में इसने बात की, इवैल्यूएशन के बारे में इसने बात की। तो ये सारी क्या है, इसकी रिकमेंडेशन है। 2 पेजेस पे भी आप बना सकते हो इसका फ्लो चार्ट, है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने शीटें कैसे बननी है, उसके बाद आपने हर एक उसको जो रिकमेंडेशन है उसको आपने एक्सप्लेन करना है। अब देखो बहुत सारे बच्चों को पता है कि इसमें कन्फ्यूजन है, बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि सर जो डिफरेंट कमीशन है उनकी जो रिकमेंडेशन है उसमें कन्फ्यूजन हो रही है।
देखो मैं आप सभी को ये बताऊँ कि जो डिफरेंट आपके ये कमीशंस वगैरह है ना, तो आपने क्या करना है कि हर एक कमीशन का ना कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं। जैसे कोठारी कमीशन के बारे में हम बात करें, इसका क्या है 10+2+3 सिस्टम है और 3 लैंग्वेज फार्मूला है। ये क्या है, इसका मेन रिकमेंडेशन है ना। उसके बाद अगर हम बात करें उसी तरीके से जो हर एक कमीशन होता है ना, उसकी कुछ मेन रिकमेंडेशन होती है, वो आपको याद करनी है उस कमीशन के लिए, ठीक है। और उसके अलावा आपने क्या करना है, उसके अलावा आपको पता होना चाहिए, पहले मैं शायद मेरा नेट ऑन है ना, इसको बंद कर लेता हूँ, इसमें नोटिफिकेशन आ रही है। ओके हाँ, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जैसे जो बाकी की रिकमेंडेशन होती है, पहले आपने मेन जो हर एक कमीशन की मेन रिकमेंडेशन है उसको लर्न कर देना है। उसके बाद जो आपकी है वोकेशनल एजुकेशन, यूनिवर्सल एनरोलमेंट, पार्ट टाइम एजुकेशन, साइंस एजुकेशन, एजुकेशन फॉर वुमेन, डिस्टेंस एजुकेशन, तो मैक्सिमम जो सारे आपके कमीशन है उन्होंने इसको भी रिकमेंड करा है ना। अब ऐसा नहीं है कि आप इसको अगर आप किसी और कमीशन में लिख लोगे तो वो गलत हो जाएगा, नहीं होगा वो गलत तब होगा कि आप उसमें अगर हर कुछ ही लिख लोगे। तो ये जो बाकी की रिकमेंडेशन है ना, ये ऑलमोस्ट हर एक कमीशन में आपको देखने को मिलती है। तो जब मैंने खुद अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट करा था, तो मैंने क्या करा था कि मैंने जो मेन आपकी रिकमेंडेशन है हर कमीशन की, वो आपकी लर्न कर दी है ना, जो मेन रहती है। उसके अलावा जो आपकी ये साइंस एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन वगैरह, ये मैंने हर एक कमीशन जो मेरे से पूछा गया था ना, कमीशन जो मेरे टाइम आया था, मैंने उसमें ये सारी रिकमेंडेशन डाल दी थी, मेन तो डाली थी। उसके बाद जो बाकी की है, ये हर एक जो आपका कमीशन है उसमें देखने को आपको मिलती है। तो आपने इसी तरीके से अटेंड करना है क्वेश्चन को, जो भी आपको कमीशन वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपने बाकी रिकमेंडेशन भी ऐड कर लेनी है जो उसकी मेन होगी उसके अलावा। तो ये ध्यान रखना है आपने कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि इसमें कन्फ्यूजन हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, जैसे ये आपका स्कूल एडमिशन सिस्टम 10+2 और +3 सिस्टम होना चाहिए। इसमें क्या बोला गया है कि 1 से 3 ईयर ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब 1 से 3 साल तक क्या होनी चाहिए, प्री प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, लोअर प्राइमरी एजुकेशन 4 से 5 साल की होनी चाहिए, या मतलब 4 से 5 साल की होनी चाहिए। उसके बाद है हायर प्राइमरी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, 2 से 3 साल की होनी चाहिए। और हायर सेकेंडरी एजुकेशन कितने साल की होनी चाहिए, 2 साल की होनी चाहिए। और जो एज है एडमिशन किसके लिए, क्लास 1 के लिए, वो कितनी होनी चाहिए, 6 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ये बोला है इसने इसमें स्कूल एडमिशन सिस्टम के बारे में। फर्स्ट पब्लिक एग्जामिनेशन टू कम एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी पब्लिक एग्जामिनेशन जो फर्स्ट कंडक्ट होगा वो कब आना चाहिए, वो आना चाहिए कब, एट द एंड ऑफ द 10 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, इसके बाद आना चाहिए। ओके उसके बाद आपका कि इसने क्या बोला, लैंग्वेज पॉलिसी, यानी 3 लैंग्वेज फार्मूला के बारे में इसमें बात की कि मदर टंग होनी चाहिए, उसके बाद कोई फॉरेन लैंग्वेज होनी चाहिए और रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए हिंदी हो सकती है आपकी, इंग्लिश हो सकती है, और उसके बाद कोई रीजनल लैंग्वेज हो सकती है। उसके बाद मैंने इसका कंक्लूजन लिख लिया है, क्योंकि जो बाकी की रिकमेंडेशन है उसको मैं अपने बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ अगर मैंने शीटें इंक्रीज़ करनी है। ओके तो ये आपका अगर रिकमेंडेशन से आपका क्वेश्चन बनता है उस प्रकार आपने इसको लिखना है ना। इसके अलावा अगर आपकी फिर भी शीटें नहीं भर रही है तो आपने लिख लेना है इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्या बोलते हैं इसकी कोठारी कमीशन की, उसके ऊपर कोई ये लिख लेना है इसने सपोर्ट किया, इस चीज़ को सपोर्ट किया, 3 लैंग्वेज फार्मूला को बात की, साइंस एजुकेशन को बढ़ावा देती है ये चीज़। ये सारी चीज़ आप अपने से भी ऐड कर सकते हो जब आपको बेसिक चीज़ें पता होगी। एडवांटेजेस आप लिख सकते हो, चैलेंजेस वगैरह आप लिख सकते हो, है ना, अपने बेसिस मतलब खुद के बेसिस पे आप लिख सकते हो। लेकिन मेन आपका रिकमेंडेशन का ही क्वेश्चन इसमें बनता है। और एक क्वेश्चन में से पूछा था किसने कि जो इंसाइक्लोपीडिया है जो आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि जो आपका कोठारी कमीशन है उसको इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी है। हायर एजुकेशन के बारे में बात की है, सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बात की है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में बात की है। तो इनके बारे में आपने उस क्वेश्चन में बताना है। सारी रिकमेंडेशन वगैरह जो आती है उसके बारे में आपने इस क्वेश्चन में बताना पड़ता था इंसाइक्लोपीडिया के बारे में। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। ठीक है, आपको रिकमेंडेशन वगैरह लर्न करनी है, उसके बाद आपने इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। बारी बारी से कर सकते हो आप, अपने बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे साइंस एजुकेशन के बारे में इसने बात की कि जैसे आपके स्कूल वगैरह है उसमें साइंस एजुकेशन को बढ़ावा देना है, साइंटिफिक थिंकिंग को बढ़ावा देना है, साइंटिफिक एटीट्यूड इंक्रीज़ करना है स्टूडेंट्स में। ये चीज़ें आप अपने से भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये है इसका जो आपका कोठारी कमीशन है वो आपने किस तरीके से
अटैम्प्ट करना है ये वाला क्वेश्चन। इसी तरीके से आपने बाकी के क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करने हैं। इसके बाद जो आपका कंक्लूजन है वो क्या कहता है, जो कोठारी कमीशन है जो इसकी रिपोर्ट थी, इट वाज अ मास्टरली पीस ऑफ वर्क ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन एजुकेशन। मतलब मास्टर पीस था, इसने जो ऑल एस्पेक्ट्स हैं इंडियन एजुकेशन के उसके ऊपर क्या किया, काम किया। और जो ये कमीशन है इसने प्रेजेंट की अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ एजुकेशन प्रॉब्लम्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल नीड्स। यानी इसने क्या किया, इसने प्रेजेंट किया एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी को कि एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो हमारे देश में प्रॉब्लम है एजुकेशन से रिलेटेड। तो ये इसका कंक्लूजन रहता है। क्लियर। इसके बाद है हमारा जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 और 1992। ओके, इसकी सबसे पहले हम 1986 के बारे में बात करेंगे। ओके, तो जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है ये एक पॉलिसी है जो कि फॉर्मुलेट की गई थी किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, टू प्रमोट एंड रेगुलेट एजुकेशन इन इंडिया। यानी जो प्रमोट करना है किस चीज़ को, यह आपने प्रमोट करना है और रेगुलेट करना है एजुकेशन को, कहाँ पर, इंडिया में। क्लियर। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद जो पॉलिसी है आपकी ये कवर करती है एलिमेंट्री एजुकेशन को, कहाँ से कहाँ तक, एलिमेंट्री एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक, कहाँ, रूरल और अर्बन इंडिया में। क्लियर, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद है आपका कि जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है वॉज अडॉप्टेड बाय लोकसभा। इसको जो लोकसभा है उसने अडॉप्ट कब करा, वो करा आपका 8 मई 1986 को। एंड बाय राज्यसभा ने कब इसको अडॉप्ट करा, 30 मई, मतलब 13 मई 1986 को। और जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है इसने अपनी रिकमेंडेशन 23 वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन के ऊपर दी। यानी 23 वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन के ऊपर इसने क्या दी, अपनी रिकमेंडेशन दी। उसके बाद है आपका इसमें कि जो ऑब्जेक्टिव्स है 1986 की जो आपकी पॉलिसी है इसके उद्देश्यों क्या थे वो आपको ध्यान रखना है। देखो इसने किसके बारे में बात की, इसने बात की यूनिवर्सल रिटेंशन होना चाहिए चिल्ड्रन का, कहाँ, अप टू 14 ईयर्स, है ना, यूनिवर्सल रिटेंशन होना चाहिए मतलब बच्चों का स्कूल में। उसके बाद है यूनिवर्सल असेस एंड इनरोलमेंट, मतलब सभी बच्चों को समान शिक्षा और इनरोलमेंट स्कूल में अवेलेबल होनी चाहिए। इम्प्रूवमेंट के बारे में इसने बात की, मतलब ऑब्जेक्टिव से इसके उद्देश्य थे कि इम्प्रूव करना है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को। और इसने सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बोला कि जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है इसने स्ट्रेस डाला किसके ऊपर, कि इम्प्रूव करना है क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को। एंड एफर्ट्स लगाने आपने किसके लिए, प्रोवाइड करना है कंप्यूटर लिटरेसी को, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड भी बच्चों को ज्ञान होना चाहिए। हायर एजुकेशन के बारे में इसने बात की, क्या बात की, जो हायर एजुकेशन है इट शुड बी प्रोवाइड टू द पीपल विद एन अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन क्रिटिकली सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल इश्यूज। यानी आपने बच्चों को ऐसी शिक्षा प्रोवाइड करनी है जिसके थ्रू जो बच्चे हैं वो किसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर पाए, जो क्रिटिकल इश्यूज़ है, सोशल इश्यूज़ है, इकोनॉमिक इश्यूज़ है, कल्चरल इश्यूज़ है, मोरल इश्यूज़ है, स्पिरिचुअल इश्यूज़ है, इन सभी चीज़ों पे क्या कर पाए, रिफ्लेक्ट कर पाए। ये सारी चीज़ें उन्होंने कही जो ऑब्जेक्टिव्स थे, किसके उद्देश्य थे 1986 जो आपकी पॉलिसी थी। उसके बाद है जो आपकी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है ऑल्सो इम्फेसिस, किसके ऊपर इम्फेसाइज किया इसने, ऑन इन्हांसिंग एंड प्रमोटिंग द वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, है ना, अडल्ट एजुकेशन के ऊपर, एंड एजुकेशन फॉर मेंटली एंड फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। देखो हमने अभी पीछे भी तो पढ़ा है कि वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर फोकस करना है ना, एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन के ऊपर फोकस करना है ना। तो ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह है, जैसे साइंस एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, वुमेन के बारे में बात की, ये मैक्सिमम सभी लोगों ने बात की है, सभी कमीशन ने। बस फ़र्क इतना है कि हर एक कमीशन के कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे कमीशन से डिफरेंट होते हैं, बाकी सेम ही रहता है। तो ऐसा कर सकते हो आप, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो जो कुछ कॉमन पॉइंट्स है वो आप ऐड कर सकते हो, जो भी आपसे वहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका रिकमेंडेशन क्या थी, जो आपकी ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन थी, इसकी रिकमेंडेशन क्या थी, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। देखो क्या थी, पहले आप इतनी सारी यहाँ पे मतलब एक फ्लो चार्ट बना सकते हो, उसके बाद आप इसको डिफरेंट पेजेस पे एक्सप्लेन कर सकते हो।
पहली क्या रिकमेंडेशन थी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन हो गया, इसके बारे में इसने बात की, रिकमेंड करा कि बच्चों को आपने चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। अब देखो कोठारी कमीशन में भी तो ये चीज़ थी, तो होती है ना कुछ चीज़ें सेम होती है, तो आपने ऐसे नहीं डरना है कि यार वो तो कोठारी कमीशन में था, इसमें गलत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके बाद है आपका एलिमेंट्री एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, है ना। इसने रिकमेंड किया कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में इसने बोला कि एलिमेंट्री एजुकेशन बच्चों को यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, है ना। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में इसने बात की, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में इसने बात की, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या होता है। रेजिंग द स्टेटस ऑफ टीचर, यानी टीचर के बारे में बात की, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा हुआ उस चीज़ को कोठारी कमीशन में कि जो टीचर है उसका स्टेटस इंक्रीज़ करना है ना। 10+2+3 सिस्टम ऑफ एजुकेशन के बारे में बात की, जो कि कहाँ से लिया गया है, कोठारी कमीशन से इसने लिया था, है ना। उसके बाद है सेकेंडरी एजुकेशन एंड नवोदय विद्यालयों के बारे में भी इसने बात की, रिकमेंड किया, है ना, होनी चाहिए। उसके बाद फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये तो हर जगह ही आ जाता है आपका। वुमेन एजुकेशन वही चीज़ है, माइनॉरिटी एजुकेशन हो गया, इन सभी के बारे में इसने रिकमेंडेशन दी है। एजुकेशन होनी चाहिए हैंडीकैप्ड पर्सन वगैरह के लिए, है ना। दोबारा से आगे आपका वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, कहाँ टीचर की एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, उनको ट्रेनिंग वगैरह देनी चाहिए। मिड डे मील स्कीम के बारे में इसने बात की, है ना। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में इसने बात की, है ना। डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में इसने बात की, है ना। लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में इसने बात की, कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में इसने बात की। तो ये सारी इसने रिकमेंडेशन दी थी फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अब ऐसा नहीं है, आप फॉर एग्जांपल आपसे 1992 वाला पूछ लिया जाता है तो उसकी भी बहुत सारी जो रिकमेंडेशन है वो इससे मैच करती होंगी, क्योंकि इसके बाद ही तो ये आपका यह है 1992, यानी कि उस जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है जो इसमें नहीं हो पाई, तो अगली वाली पॉलिसी में वो सारी आपकी इम्प्रूवमेंट हुई है, तो आपने ये ध्यान रखना है। क्लियर। इसके बाद क्या है आपका यही चीज़, मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखा है, बस इसके ऑब्जेक्टिव्स और यहाँ पे रिकमेंडेशन इसकी फ्लो चार्ट में मैंने एंटर कर दी है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें यही चीज़ें दी गई है। आप इस क्वेश्चन को बड़ा कैसे कर सकते हो, अगर आपको 16 मार्क्स के लिए आ जाता है कि आपने हर जो आपकी ये रिकमेंडेशन है उसको आप फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हो पॉइंट्स में। जैसे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में बात की, तो आप लिख सकते हो इसमें कि इसने रिकमेंड किया कि जो बच्चे हैं 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको क्या करनी है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, और 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको अर्ली एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करनी है ना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में अभी आप आगे पढ़ोगे, उसको भी आप इसी में एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। जो स्टेटस ऑफ टीचर है इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो पॉइंट्स में, जैसा हमने ऊपर करा था कि टीचर की सैलरी वगैरह बढ़ानी है ना। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आपने क्वेश्चन को बड़ा करना है। क्लियर। इसके बाद है आपका नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, कब की, 1992 की, है ना। इसकी हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये क्या कहती है कि जो एक तरह की ये कमेटी थी, इट वॉज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आचार्य रामामूर्ति जी। कब, 1990 में। इस जो ये आपकी कमेटी थी एक मतलब सेट की गई किसकी चेयरमैनशिप के अंडर में, आचार्य रामामूर्ति जी की चेयरमैनशिप के अंडर में एक कमेटी को सेटअप किया गया टू द नेशनल पॉलिसी एजुकेशन एंड मेक रिकमेंडेशन फॉर इट्स मॉडिफिकेशन। यानी जो आपकी 1986 वाली पॉलिसी थी उसके लिए 1990 में एक कमेटी सेटअप की गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आचार्य रामामूर्ति जी, है ना। उन्होंने क्या बोला कि उस कमेटी ने क्या बोला कि जो इसकी पॉलिसीज़ वगैरह थी 1986 वाले की, इसकी हमने क्या करनी है, मॉडिफिकेशन करनी है। एंड द कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन दिसंबर 1990। और ये जो कमेटी थी इसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की, दिसंबर 1990 में। एट द रिक्वेस्ट ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ एडवाइजरी एजुकेशन अ कमेटी वॉज सेट अप इन जुलाई 1991। उसके बाद 1991 में भी एक कमेटी सेटअप की गई किसकी रिक्वेस्ट पे, ये आपका CABE सेंट्रल बोर्ड ऑफ एडवाइजरी एजुकेशन, किसकी चेयरमैनशिप के अंडर, ये आपका N जनार्दन रेड्डी जी की, और वो उस वक्त क्या थे, CM ऑफ आंध्र प्रदेश थे, है ना। और जो ये कमेटी थी, ये कमेटी ने सबमिट की अपनी जो रिपोर्ट थी जनवरी 1992 में। ओके, तो ये चीज़ आपको इसकी इंट्रोडक्शन में याद रखनी है। उसके बाद है कि रिकमेंडेशन क्या दी इसने, जो आपकी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन थी 1992 वाली। देखो इसने क्या बोला, इसने बोला इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन,
यानी इसने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में भी बात की, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बारे में इसने बात की, यानी जो स्कूल है उसके साथ साथ जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी में कौन आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं, पेरेंट्स वगैरह आ जाते हैं, फैमिली वगैरह आ जाती है, उन सभी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए किसमें, एजुकेशन में। अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन टीचर के बारे में इसने बात की 1992 वाले ने। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो डाइट वगैरह होते हैं इसके बारे में इसने बात की, टीचर के लिए ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन वगैरह होने चाहिए, है ना। कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन के बारे में इसने बात की। तो कुछ कुछ जो आपकी रिकमेंडेशन है वो मैच करती है आपकी जो प्रीवियस आपकी पॉलिसीज़ और कमीशन है। ओके, मिड डे मील के बारे में इसने बात की, पहले भी बात कर रखी है हमने। एजुकेशन फॉर इक्वालिटी के बारे में इसने बात की, है ना। एडिक्वेट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना है उसके बारे में इसने रिकमेंडेशन दी। फ्री बुक्स के बारे में इसने बात की, है ना, ये चीज़ें इसने रिकमेंड की। सेपरेट स्कूल होना चाहिए किसके लिए, गर्ल्स एंड बॉयज़ के बारे में, ये इसने बात की। उसके बाद इसने बात की कि मैक्सिमम इनरोलमेंट होना चाहिए जो SC ST और आपकी जो डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन सभी स्टूडेंट्स का क्या होना चाहिए, मैक्सिमम इनरोलमेंट होना चाहिए स्कूल्स में। उसके बाद वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में बात की, हमने पहले भी पढ़ चुका है ना। देखो वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है कि जिसके थ्रू जो एक बच्चा है वो फ्यूचर में अपने आप को कमर्शियली डेवलप करे, उसको जॉब मिल पाए, है ना, और उसको डिफरेंट रिसोर्सेज में वो बिज़नेस वगैरह अपना खड़ा कर पाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है आपकी वोकेशनल एजुकेशन हमने बच्चों को प्रोवाइड करनी है। डिस्टेंस लर्निंग के बारे में इसने बात की। तो ये सारी आपकी इसमें आ जाती है रिकमेंडेशन किस चीज़ की, ये आपकी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992 की। तो आप इसको फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आपने इस क्वेश्चन को बड़ा करना है। क्लियर। उसके बाद आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। देखो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका क्या कहता है, जो आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था जिसको हम OBB के नाम से भी जानते हैं, ये लॉन्च कब हुआ था 1987 में, किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था एज अ नेशन वाइड प्रोग्राम। किस चीज़ के लिए, इम्प्रूव करना है क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। देखो जो भी आपका कमीशन या ब्लैक बोर्ड जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो आपको याद रखनी है और आपको इंट्रोडक्शन में डालनी है। ओके, इसमें आपका है कि हमने क्या करना है, इंप्रूव करना है किसको, क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन को। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से रिलेटेड। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इसका एम क्या था, जो आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है इसका एम था कि इसने प्रोवाइड करना है मिनिमम असेंशियल फैसिलिटी, यानी जो स्कूल वगैरह है, प्राइमरी स्कूल वगैरह है, उसमें मिनिमम असेंशियल फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड करनी ही करनी है। जैसे चेयर्स वगैरह होगी, ब्लैक बोर्ड्स वगैरह होंगे, ये आपने स्कूल्स वगैरह में प्रोवाइड करने हैं, है ना, टू ऑल द प्राइमरी स्कूल्स टू इन्हांस टीचिंग लर्निंग कंडीशन। तो आपने ये दो चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले इंप्रूव करना है किसको, क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन को, ये इसका मकसद था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का। दूसरा मकसद ये था कि मिनिमम असेंशियल जो फैसिलिटीज़ है वो प्राइमरी स्कूल्स को क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद है जो द इनिशिएटिव वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द रिस्पॉन्स टू द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 विच एम्फेसाइज द नीड फॉर बेटर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज। देखो ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वाला इनिशिएटिव है वो कैसे लिया गया, ये लिया गया जब आपकी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 आई, जिसने बोला कि जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो उसके बाद आपका ये आया इनिशिएटिव, कौन सा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। क्लियर। उसके बाद है कि एम या फिर नीड एंड इम्पॉर्टेंस क्या थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की, इसके बारे में आपने लिखना है। उसके बाद है कि इम्प्रूव करना है स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन का। देखो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन कब इम्प्रूव होगा, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन तभी इम्प्रूव होगा ना जब मिनिमम असेंशियल फैसिलिटी आपको प्रोवाइडेड होगी प्राइमरी स्कूल्स में, कोई भी बच्चा होगा। और इसने क्या बोला कि इसकी क्या नीड थी कि टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। देखो बहुत सारी चीज़ें होती है कि जैसे MDM के बारे में हम बात कर लें तो वो स्कूल में क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, बच्चे उसके अकॉर्डिंग जाते नहीं है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे फैसिलिटीज़ वगैरह अगर प्रोवाइड कर दी, है ना। लेकिन अगर वो वेस्ट पड़ रही है ना, वेस्ट हो रही है वहाँ स्कूल में पढ़े तो उसको भी क्या करना है, उन सारी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है ना। उसके बारे में इसने क्या बोला, उसके बाद इसने बोला फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में भी इसने बात की कि नीड है कि हमने क्या करना है, यूनिवर्सलाइजेशन करना है एलिमेंट्री एजुकेशन का, यानी एटलीस्ट एलिमेंट्री एजुकेशन तक तो बच्चों को क्या हो, शिक्षा प्राप्त हो। उसके बाद है
टू क्रिएट लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी स्कूल में क्या क्रिएट करना है, लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। ये इसका क्या था, एक तरीके से ब्रॉड एम था। उसके बाद क्या करना है, टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज़। वही जो मेन चीज़ है ना इसका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का, ये है कि प्राइमरी स्कूल के बारे में इसने बात की, और प्राइमरी स्कूल में क्या प्रोवाइड करनी है, मिनिमम असेंशियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, मेन ये है। उसके अलावा आपने मेन ये रिकमेंडेशन तो लिखनी है, उसके अलावा बाकी आप बाकी चीज़ों पे भी फोकस कर सकते हो। उसके बाद है इसने बात की फॉर अचीवमेंट ऑफ मैक्सिमम लिटरेसी रेट, यानी हमने मैक्सिमम लिटरेसी रेट क्या करना है, अचीव करना है। अब देखो जो मैक्सिमम लिटरेसी रेट है वो कैसे अचीव हो सकता है, वो तभी अचीव हो सकता है ना जब जो मिनिमम असेंशियल फैसिलिटीज़ स्कूलों में प्रोवाइडेड हो, बच्चे वहाँ पे पार्टिसिपेट करें, जो इनरोलमेंट रेशो है वो इंक्रीज़ हो, है ना, ड्रॉप आउट रेट्स वगैरह कम हो, तभी जो अचीवमेंट हो पाएगी लिटरेसी रेट की मैक्सिमम तरीके से वो हो पाएगी। उसके बारे में इसने बोला इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सभी लोगों को, है ना, चाहे वो किसी भी कास्ट, रिलीजन, सेक्स वगैरह से बिलोंग करते हो। ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद है अपॉर्चुनिटी किसको, फॉर वीकर सेक्शन, जो भी आपके वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उन सभी को क्या समान अपॉर्चुनिटीज़ आपने प्रोवाइड करनी है। तो इसको आप इंक्लूड कर सकते हो एम में भी, या नीड या इंपॉर्टेंस वगैरह में इसको इंक्लूड कर सकते हो। तो ये था आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। देखो जो आपकी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की कमेटी थी, इसकी रिकमेंडेशन क्या थी उसके बारे में अब हम बात करते हैं। देखो इसने क्या बोला, द स्टेट गवर्नमेंट शुड डेवलप ऑल डिसीजन मेकिंग पावर, यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या होनी चाहिए, उसको डेवलप करनी चाहिए जो डिसीजन मेकिंग पावर है रिलेटेड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स वगैरह, उसके बारे में इसने बात की, है ना। विलेज में क्या होनी चाहिए, एजुकेशन कमेटीज़ वगैरह होनी चाहिए, जैसे एसएमसीज वगैरह होनी चाहिए, वो तो स्कूल वगैरह में होती है, ताकि सभी कम्युनिटी का क्या हो, इक्वल पार्टिसिपेशन हो फॉर बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन। उसके बाद है गिव प्रायोरिटी टू ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की। ऑब्वियसली वो तो है, जो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है इस कमेटी ने खुद, जो है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, इसको तो इसने क्या प्रायोरिटी तो देनी ही देनी थी, है ना। और इसने क्या बोला, इसकी और क्या रिकमेंडेशन थी, अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन टीचर, यानी स्कूल्स में किसको अपॉइंट करना है, वुमेन टीचर्स को भी अपॉइंट करना है ना, ये इसने बात की। उसके बाद है आपका प्रोविजंस, है ना। प्रोविजंस क्या थे, जो आपका ये था क्या बोलते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। देखो इसके प्रोविजन क्या थे, पहला इसने बोला प्रोविजन ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी एटलीस्ट यार आपने स्कूल में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो बच्चों को प्रोवाइड करना ही करना है। 2 रूम की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और वो फुली इक्विप्ड होने चाहिए, जिसमें बेंचेस वगैरह होनी चाहिए और प्रोजेक्ट्स वगैरह होने चाहिए, चेयर्स वगैरह होने चाहिए, टेबल्स वगैरह होने चाहिए। और इस तरीके से जो मिनिमम मतलब एक स्कूल में 2 रूम की फैसिलिटीज़ तो होनी चाहिए। एटलीस्ट 2 टीचर्स होने चाहिए, जिसमें एक फीमेल टीचर होनी चाहिए और एक मतलब मेल टीचर होना चाहिए, है ना। उसके बाद है सप्लाई ऑफ टीचिंग एड्स टू स्कूल्स, इसके बारे में इसने प्रोविजन दिया कि जो टीचिंग एड्स है वो डिफरेंट स्कूल्स को क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है, ताकि बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सके। उसके बाद इसने बात की अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स, यानी स्कूलों में अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स होनी चाहिए, अगर नहीं होंगे तब बच्चे क्या पढ़ेंगे, है ना, तो ये भी वहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद इसने बात की फ्री टेक्स्ट बुक एंड लर्निंग किट्स के बारे में, यानी बच्चों को फ्री टेक्स्ट बुक वगैरह प्रोवाइड करनी है और लर्निंग किट्स वगैरह प्रोवाइड करनी है, ताकि बच्चों की जो बेटरमेंट है वो हो सके। वाटर फैसिलिटी आपने प्रोवाइड करनी है बच्चों को, सेपरेट टॉयलेट्स प्रोवाइड करना है, जी मतलब गर्ल्स के लिए, ओके। उसके बाद है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपने रखने हैं, ताकि जो टीचर की खुद की एजुकेशन है वो इम्प्रूव हो सके, है ना। उसके बाद एक्सपेंशन किसका करना है, स्कूल की फैसिलिटीज़ का, मतलब पहले आपने मिनिमम असेंशियल फैसिलिटीज़ वगैरह स्कूल को प्रोवाइड करनी है, उसके बाद आपने क्या करना है, उन सभी फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड करना है। तो ये आ जाता है आपका इसमें किसमें, इसके प्रोविज़न क्या थे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के, क्लियर। उसके बाद है कि प्रॉब्लम्स क्या रही इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में। देखो प्रॉब्लम्स क्या रही, पहली थी लेस एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल बॉडी एंड गवर्नमेंट, यानी हमने मतलब उसने जो आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था उसने रिकमेंडेशन तो दे दी कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब ये ग्राउंड लेवल पे इसको देखा गया तो इसमें लेस पार्टिसिपेशन था, मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन था ही नहीं लोकल बॉडी और गवर्नमेंट का, है ना। और उसके बाद है यूनिफॉर्मिटी इन TLM फॉर ऑल स्कूल्स इज़ नॉट पॉसिबल, यानी सभी स्कूलों के लिए जो आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं था। उसके बाद है फंड, मतलब
फंड भी नहीं था उतना सरकार के पास। नो ग्राउंड लेवल इम्प्रूवमेंट, मतलब जब ये रिपोर्ट आई उसके बाद ग्राउंड लेवल पे कोई वो इम्प्रूवमेंट ही नहीं देखी गई, है ना। तो ये सारी क्या थी, प्रॉब्लम्स थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की। लैक ऑफ टीचर्स, मतलब टीचर्स की भी कमी थी। सिंगल टीचर स्कूल, यानी जैसे हमने इसमें ऊपर बोला कि इसकी प्रोविज़न वगैरह क्या थे कि 2 टीचर होने चाहिए और वहाँ पे 1 फीमेल टीचर होनी चाहिए। तो बहुत सारे स्कूल ऐसे देखे गए जहाँ पर ओनली 1 ही टीचर था या थी, है ना। तो ये सारी आप प्रॉब्लम्स लिख सकते हो कि इसके बारे में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में। तो अगर फिर भी आपकी 8 पेजेस नहीं भरते तो आप कुछ और इसमें ऐड कर सकते हो, चैलेंजेस वगैरह कुछ ऐड कर सकते हो। उसके अलावा क्या कर सकते हो आप, बाद में आपने इसमें लास्ट में कंक्लूजन भी ज़रूर लिख लेना है। इंट्रोडक्शन, मीनिंग, इंट्रोडक्शन या फिर मीनिंग, इनमें से कुछ एक लिख सकते हो। उसके बाद आपने कंक्लूजन हर एक क्वेश्चन में ऐड करना ही करना है। उसके बाद है आपका DPEP प्लस सर्व शिक्षा अभियान, यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम और सर्व शिक्षा अभियान। अब देखो इसके नाम से लग जाता है ना पता कि इसने प्राइमरी एजुकेशन के बारे में ज़्यादा फोकस करा होगा, है ना। ये क्या थे, 2 मेजर इनिशिएटिव थे इंडिया में जिसने एम किया किसके ऊपर, अचीविंग यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, यानी एटलीस्ट बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन तो पूरी करानी ही करानी है, इसके ऊपर इसने एम किया। सबसे पहले हम देखेंगे DPEP। देखो DPEP आपका क्या कहता है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम है, इट इज़ वन ऑफ द मेजर प्रोग्राम फॉर किसके लिए, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए आफ्टर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और जो आपका ये DPEP था हैज़ बीन अप्रूव्ड एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्राइमरी एजुकेशन डेवलपमेंट, यानी ये एक तरह से क्या थी, सेंटर की तरफ से स्कीम थी, यानी इसको सेंटर से फंड मिलना था, है ना। और ये किसके लिए थी, देखो मेन आपको ये याद रखना है, प्राइमरी एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए ये थी आपकी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, नाम से ही आप समझ सकते हो। और इसको कब लॉन्च किया गया, इसको लॉन्च किया गया 1994 में। उसके बाद है एज ऑफ हाउ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड फॉर 42 डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ मेघालय, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र एक्सेट्रा, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्राम टू ग्रेजुअली एक्सटेंड द कवरेज टू ऑल डिस्ट्रिक्ट। देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि जब भी ये लिखा गया है कि उस वक्त 42 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको क्या किया है, मतलब कि इस प्लानिंग को एक्सपेंड किया गया है। इसके अलावा बाकी जो आपकी डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, स्टेट वगैरह है, उसमें भी इसको धीरे धीरे क्या किया जाएगा, एक्सपेंड किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका ये था प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम को। ओके उसके बाद अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्यों के बारे में बात करें कि इसके उद्देश्य क्या थे, कि इसने क्या क्या करना है, टू रिड्यूस डिफ़िकल्टी इन इनरोलमेंट एंड ड्रॉप आउट्स। ओके इसने बोला क्या बोला, इसने रिड्यूस करना है क्या, जो बच्चों का एनरोलमेंट और ड्रॉप आउट रेशियो है ना वो ज़्यादा हो रहा था, है ना। मतलब कि जो ड्रॉप आउट समझो आप यहाँ, एनरोलमेंट रेशियो तो इंक्रीज़ होना चाहिए ना, जो ड्रॉप आउट रेशियो है ना वो क्या होना चाहिए, वो रिड्यूस होना चाहिए। उसके बारे में इसने बात की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बीच में जो अपने स्कूल की पढ़ाई है वो ना छोड़ें। उसके बाद इसने क्या बात की, उसके बाद इसने बात की यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के बारे में इसने बात की, है ना। जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको क्या करनी है, प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। उसके बाद रिड्यूस करना है ओवरऑल प्राइमरी ड्रॉप आउट्स को, यानी कोई भी बीच से स्कूल छोड़ के ना चला जाए, उस ड्रॉप आउट रेशियो को भी इसने क्या करना है, रिड्यूस करना है। ये इसके उद्देश्य थे, एक तरीके से उद्देश्य थे ये इसके, वो अचीव किए या नहीं किए उसको हम बाद में देखेंगे। और इसने के क्या उद्देश्य थे कि इम्प्रूवमेंट करनी है किसमें, इन अचीवमेंट लेवल्स, है ना। बच्चों का जो अचीवमेंट लेवल्स है वो इंक्रीज़ करना है, इन्हांस करना है लर्निंग अचीवमेंट को, है ना। उसके बाद इजी असेस करना है प्राइमरी क्लासेस का और स्कूल का, बच्चों को मतलब जो प्राइमरी क्लासेस वगैरह है वो इजीली असेस होनी चाहिए और जो स्कूल का असेस है वो भी इजीली अवेलेबल होना चाहिए बच्चों को। ये इसके उद्देश्य होते। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम होना चाहिए, जो भी ये डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम था इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो ये एक तरीके से इसके क्या थे, उद्देश्य थे। उसके बाद है आपका और क्या है इसमें, और भी है कि प्रिपेयर करना है स्टूडेंट को किसके लिए, एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए, ये भी इसका उद्देश्य था। प्रमोट करना है जेंडर इक्वालिटी को, है ना। उसके बाद डेवलप करना है स्किल्स कहाँ, स्टूडेंट्स के बीच। डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशन प्लानिंग के बारे में भी इसने बात की, है ना। यानी जो एजुकेशन की प्लानिंग होनी चाहिए वो लोकल लेवल पे सभी लोग कर सके, उसके बारे में इसने बात की,
है ना, ताकि ओनली सेंटर ही उसके ऊपर फोकस ना कर सके। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में भी इसने बात की, है ना, रिमूव करना है गैप अमंग सोशल ग्रुप्स, है ना, जो डिफरेंट कम्युनिटी से लोग आते हैं या बच्चे आते हैं उनके बीच जो गैप है उसको भी इसने रिमूव करने के बारे में बात की। मतलब ये इसके उद्देश्य थे, ये सारे इसके उद्देश्य थे, ये चीज़ें हमने करनी है। ओके, उसके बाद है प्रोविजंस ऑफ डीपीईपी। प्रोविजंस क्या थे इसके? प्रोविजंस से कि हमने कंस्ट्रक्शन करनी है किसकी? क्लासरूम वगैरह की, है ना, कंस्ट्रक्शन करनी है न्यू स्कूल की, रिक्रूटमेंट करनी है टीचर्स की, है ना, ओपनिंग करनी है किसकी? ऑफ नॉन फॉर्मल अल्टरनेटिंग स्कूल वगैरह की, है ना। उसके बाद इसने क्या बात की? फ्री एजुकेशनल मटेरियल के बारे में इसने बात की, प्रोवाइड करना है बच्चों को। अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू टीचर्स के बारे में इसने बात की। अर्ली चाइल्डहुड केयर और सेंटर के बारे में इसने बात की। स्पेशल फोकस किसके ऊपर? गर्ल्स की एजुकेशन के बारे में इसने बात की, है ना। उसके बाद है इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनजीओज प्लस लोकल बॉडीज़ होनी चाहिए एजुकेशन में, उसके बारे में इसने बात की। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखने हैं, उसके बारे में इसने बात की। तो इसके ये प्रोविजंस है। देखो इसमें आपको बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे देखने को मिलेंगे, कैसे, जो कि ऑलरेडी क्या है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। तो कुछ ऐसे प्रोविज़न होते हैं जो कि हर एक जो पॉलिसी वगैरह है उसमें डिफरेंट होते हैं, बाकी सेम होते हैं। तो आपने कन्फ्यूजन नहीं लेनी है कि यार ये उसमें था, ये उसमें था। तो आपको जो भी वहाँ पे आता है उसकी मेन तो आपने लिखनी ही है, बाकी आप बाकी भी उसमें ऐड कर सकते हो। क्लियर? ये हो गया हमारा ये। अब देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन के बारे में इसने बात की हुई है। यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन के बारे में अगर हम बात करें, जो आपका डीपीईपी था, देखो तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो आपका डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम था, लॉन्च कब हुआ था? 1994 में, है ना। इसने क्या किया? कवरिंग डिस्ट्रिक्ट विद लो फीमेल लिटरेसी, यानी सबसे पहले कवर किया उन डिस्ट्रिक्ट को जहां फीमेल की जो लिटरेसी रेट था वो कम था, प्लस हाई ड्रॉप आउट रेशियो था जहां पर, वहां पे इसने सबसे पहले इसको लॉन्च किया। उसके बाद है फंडेड बाय, मतलब जो ये आपका डीपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम है, इसको फंड कौन करता है? इसको फंड करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और स्टेट गवर्नमेंट भी इसको फंड करती है, प्लस इंटरनेशनल एजेंसीज वगैरह भी इसको फंड किया। उसके बाद है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, है ना, वही चीज़ कि मतलब एजुकेशनल प्रोग्राम को इन्हांस करने के लिए लोकल बॉडीज़ का भी क्या होना चाहिए? रोल होना चाहिए। उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में भी इसने बात की कि स्कूलों में क्या होना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्ली डेवलप होना चाहिए। टीचर रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह होने चाहिए टीचरों के लिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। देखो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का क्या मतलब होता है? फैमिली का भी रोल होना चाहिए बच्चों की एजुकेशन के प्रति, जो लोकल बॉडीज़ वगैरह हैं और जो बाकी सारे लोग हैं उन सभी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए बच्चों की एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। और इसने इम्प्लीमेंटेशन में क्या किया कि फोकस करना है किसके ऊपर? जेंडर और सोशल इक्विटी के ऊपर, है ना। ये सारी चीज़ें इसने बात की। उसके बाद करिकुलम रिफॉर्म्स के बारे में इसने बात की, है ना, या मतलब इम्प्लीमेंटेशन, ये इम्प्लीमेंट करनी थी चीज़ें या इम्प्लीमेंट हो चुकी है उसके बारे में इसने बात की। मिड डे मील लीकेज नहीं होनी चाहिए उसके बारे में बात की। जो जैसे मिड डे मील स्कीम में जो अच्छा खाना वगैरह है ना, वो क्या होता है? करप्शन में चला जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए, उसके बारे में इसने बात की। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के बारे में बात की, है ना, कि मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन होनी चाहिए किसकी? जो टीचर्स वगैरह है, जो स्टूडेंट्स वगैरह है, सभी की। ओके, उसके बाद क्या है आपका? उसके बाद है इवैल्यूएशन। अगर हम इसके अब इवैल्यूएशन के बारे में बात की कि जो ये था आपका डीपीईपी प्रोग्राम था, इसकी अगर हम टोटल ओवरऑल इवैल्यूएशन के बारे में बात की तो इससे क्या देखने को हमें मिला? देखने को मिला कि इंक्रीज़ हुआ किसमें? इनरोलमेंट रेट्स में। ओके, ये पहली चीज़ है। इंक्रीज़ हुआ किसमें? बच्चों की इनरोलमेंट रेट्स में। रिडक्शन हुआ ड्रॉप आउट रेट्स में, है ना। इम्प्रूव हुए जो लर्निंग आउटकम्स थे बच्चों के, वो भी इम्प्रूव हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई, है ना। टीचर की जो क्वालिटी के इश्यूज़ है वो भी इम्प्रूव हुए, है ना। और जेंडर गैप्स नैरोड, मतलब कि जो फीमेल और मेल के गैप्स थे वो कम हुए। मोर पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल बॉडीज़ इसमें देखने को मिला। ये इसकी इवैल्यूएशन है, जब सब कुछ इम्प्लीमेंट कर दिया उसके बाद की इवैल्यूएशन है। उसके बाद है फाइनेंशियल एंड जो चैलेंजेस, एडिशनल चैलेंजेस है वो हमारे को मतलब कम होते हुए देखने को मिले। लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन अर्बन एरियाज़, जो इसका इम्पैक्ट था अर्बन एरियाज़ के ऊपर, इसका लिमिटेड इम्पैक्ट था क्योंकि ज़्यादा फोकस इसका रूरल एरियाज़ के ऊपर था। तो ये सारा था इसमें आपका कि इवैल्यूएशन जब हमने इसकी की डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम की, तो ये सारी चीज़ें हमारे को देखने को मिली।
क्लियर। उसके बाद है आपका सर्व शिक्षा अभियान। ओके, तो अगर हम सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बात करें तो इसकी इंट्रोडक्शन क्या कहती है। तो जो आपका सर्व शिक्षा अभियान था, ये एक ऐसा प्रोग्राम था, किस चीज़ के लिए, ये भी था आपका यूनिवर्सलाइजेशन किसकी करनी है, एलिमेंट्री एजुकेशन की, मतलब सब पढ़े सब बढ़े। सुना होगा आपने। सर्व शिक्षा अभियान कवर्स ऑल ओवर कंट्री एंड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, है ना। मतलब जो आपका सर्व शिक्षा अभियान है ये क्या करता है, पूरी कंट्री को कवर करता है और प्रोवाइड करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी किस चीज़ की, एजुकेशन की, जो भी बच्चे 6 से 14 साल की आयु के बीच आते हैं। उसके बाद है देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लास, रिलीजन एंड जेंडर, है ना। मतलब इसने ये बोला कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इन बेसिस पे, जो हमने आर्टिकल 15 में पढ़ा है, क्लास, रिलीजन, सेक्स, जेंडर वगैरह के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। और जो आपका सर्व शिक्षा अभियान है स्टार्टेड ऑल ओवर इंडिया, कब स्टार्ट हुआ, 2 जनवरी 2001 को, है ना। इट इज़ अ रिस्पॉन्स टू द डिमांड ऑफ क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन इन इंडिया। देखो उस वक्त क्या था, इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, उसके बारे में बात की गई थी, तब आया था आपका ये सर्व शिक्षा अभियान। ओके, उसके बाद है जो आपका सर्व शिक्षा अभियान है, इट ऑल्सो एम्स टू कंट्रीब्यूट कंट्री डेवलपमेंट इन मेकिंग ऑफ गुड सिटीजनशिप। मतलब इसने किस पे फोकस किया कि जो कंट्री की डेवलपमेंट है उसमें आपने क्या प्रोवाइड करनी है, गुड सिटीजनशिप। देखो गुड सिटीजन कब आएंगे, गुड सिटीजन तभी आएंगे ना जब उनके पास प्रॉपर एजुकेशन वगैरह होगी, है ना। उसके बाद है इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स लर्निंग बाय डूइंग मेथड, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन और म्यूजिक, रिपोर्ट्स, वैल्यू एजुकेशन एटसेट्रा इंक्लूडेड इन करिकुलम ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। देखो इसने सिंपल शब्दों में मैं आपको बताता हूँ इसने क्या बोला। इसने बात की जो आपका ये है कि एजुकेशन है उसमें आपने क्या क्या इंक्लूड करना है, लर्निंग बाय डूइंग यानी बच्चे खुद से सीख सके, है ना। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करके सीख सके, है ना। म्यूज़िक के साथ सीख सके, स्पोर्ट के साथ सीख सके। वैल्यू एजुकेशन आपने प्रोवाइड करनी है बच्चों का जो एलिमेंट्री एजुकेशन का क्या है करिकुलम उसमें। उसके बाद है व्हाट इज़ SSA, यानी कि SSA आखिर है क्या चीज़ है। ये क्या है, एक तरह का प्रोग्राम है विद क्लियर टाइम फ्रेम, क्लियर टाइम फ्रेम किसके लिए, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन टाइम बाउंड मैनर। यानी आपने ये सारी चीज़ें क्या करनी है, अचीव करनी है एक फिक्स टाइम में। अ डिमांड फॉर क्वालिटी बेसिस एजुकेशन ऑल ओवर कंट्री, इस यानी इसने बात की कि पूरी कंट्री में क्या होनी चाहिए, एक क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। अ अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोटिंग सोशल जस्टिस थ्रू बेसिस एजुकेशन। ओके, यानी आपने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है किस चीज़ के लिए, किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए। उसके बाद है कि इफेक्टिवली इन्वॉल्विंग, मतलब इसमें इफेक्टिवली इन्वॉल्व किया गया कि इसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वगैरह को, SMC वगैरह, PTA वगैरह हो गए, अर्बन स्लम्स वगैरह हो गए, है ना। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई। ओके, उसके बाद है अ पार्टनरशिप ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी जो आपका सर्व शिक्षा अभियान था इसमें पार्टनरशिप किसकी थी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की थी। ओके, अब इसके अगर हम मेन फीचर्स के बारे में बात करें तो इसके मेन फीचर क्या थे कि क्लियर टाइम फ्रेम में आपने क्या करना है, जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है, यानी सभी को जो एलिमेंट्री लेवल तक की एजुकेशन है वो प्रोवाइड हो सके, उसका एक क्लियर टाइम फ्रेम इन्होंने बताया। एजुकेशन फॉर ऑल, यानी सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ये एक तरह से सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच एक तरीके से क्या थी, पार्टनरशिप थी। उसके बाद है स्टेट शुड डेवलप विजन फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। शायद ये हाँ डेवलपमेंट ही लिखा होगा शायद मैंने यहाँ पे, है ना। स्टेट ने क्या करना है, डेवलप करना है किसको, एलिमेंट्री ऑफ जो विजन है उसका, किस चीज़ का, जो एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है सभी बच्चों को, उसको क्या करना है, प्रॉपरली इसने इस्टेब्लिश करना है। प्रमोट करना है किस चीज़ को, सोशल जस्टिस को। क्वालिटी चेंज कहाँ लाना है, बेसिक एजुकेशन में, है ना। उसके बाद है प्रोवाइड करना है प्राइमरी एजुकेशन सभी बच्चों को। एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए किसका, कम्युनिटी का। और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए किस चीज़ के लिए, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के। तो ये इसके मेन कुछ फीचर रहते हैं, इसको आप बाद में मतलब अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो बाद में, है ना, ठीक है। उसके बाद है आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके सर्व शिक्षा अभियान के।
देखो इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, इसके थे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। देखो हमने बहुत बार पढ़ लिया है इसको। ऑल चिल्ड्रन बैक टू स्कूल बाय 2003। देखो अभी हमने पढ़ा कि ये टाइम फ्रेम है ना, टाइम फ्रेम मैनर में इसको मतलब बोला गया था कि बच्चों को क्या प्रोवाइड करनी है, आपने एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो इसने क्या बोला कि सभी बच्चों को स्कूल में वापस आ जाना है, कब तक, 2003 तक, और 5 ईयर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बाय 2007। उसके बाद 5 ईयर की क्या प्रोवाइड करनी है, प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करनी है, 2007 तक वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। और जो एलिमेंट्री स्कूलिंग है वो 2010 तक बच्चों की कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसको इसलिए हम बोलते हैं ये क्या है, टाइम फ्रेम में इसने टाइम दिया था कि इतने इतने टाइम में ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जानी चाहिए। ब्रिजिंग जेंडर एंड सोशल गैप्स, यानी जेंडर और जो सोशल के बीच गैप्स है समाज में, उसको क्या करना है, जोड़ना है। प्रोवाइड करना है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, ये तो हर जगह आपको देखने को ही मिलता है। यूनिवर्सल रिटेंशन बाय 2010। रिटेंशन होता है कि बच्चे स्कूल में टिक पाए, यूनिवर्सल रिटेंशन करना है बच्चों का स्कूल में, कब तक, 2010 तक, मतलब पूरी तरह से कर लेना है। उसके बाद है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन, है ना, एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव करनी है। इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करनी है बच्चों को। ये सारे इसके क्या थे, उद्देश्य थे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है स्कूल की। तो बस कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके सिमिलर देखने को मिलेंगे प्रीवियस कमीशंस की तरह। जो इसमें नया है टाइम फ्रेम बाउंड वाला, है ना, कि इतने टाइम में ये करना है, 5 ईयर में ये करना है। तो ये थोड़ा आपने इस पर ज़्यादा फोकस करना है सर्व शिक्षा अभियान में। उसके बाद है प्रोविज़न क्या थे इसके, है ना, तो ये थे कि जो RT एक्ट 2009 था, तो इसमें क्या था, SSA बिकेम मेन प्रोग्राम। इसमें क्या हुआ था, जो आपका सर्व शिक्षा अभियान था वो आपका मेन प्रोग्राम बन गया था उस वक्त। ओपनिंग ऑफ न्यू स्कूल के बारे में इसने बोला। स्पेशल फोकस किसके ऊपर, गर्ल्स और वीकर सेक्शन के ऊपर इसने करा। उसके बाद फ्री टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करनी है और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना है। ये देखो सारे सेम आ रहे हैं आपके प्रोविजन वगैरह। मिड डे मील जो आपकी लीकेज है, लिंकेज लिखा है, लीकेज आना था, लिंकेज के ऊपर, लिंकेज नहीं, लीकेज के ऊपर इसने फोकस करा। ब्रिज करना है कोर्सेज और रेमेडियल टीचिंग को, है ना, यूज़ करना है टेक्नोलॉजी का कहाँ पर, एजुकेशन में। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। उसके बाद करना है इम्प्रूव करना है टीचर ट्रेनिंग को, है ना, ताकि जो टीचर वगैरह है उनको क्या जो उनके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स आपने कंडक्ट कराने हैं। तो ये इसके प्रोविजंस वगैरह रहते हैं। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SSA के बारे में बात करते हैं। देखो इसमें क्या था इम्प्लीमेंटेशन में, कि लॉन्च कब हुआ, 2001 में। एम क्या था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन करनी है। इंटीग्रेट किया गया इसको किसके साथ, जो आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 में, है ना। और इसके बाद जो आपका ये सर्व शिक्षा अभियान था, ये एक तरीके से की प्रोग्राम बन गया था। उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट इसको कहाँ से मिला, ये मिला स्टेट की तरफ से, सेंटर की तरफ से, स्टेट की तरफ से, और इंटरनेशनल बॉडीज़ की तरफ से। और इसने क्या बोला, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करनी है, इसके बारे में इसने बोला, है ना। टीचर ट्रेनिंग प्लस कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है ना, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में पढ़ाया जा सके या लाया जा सके। उसके बाद है स्पेशल फोकस ऑन गर्ल्स चाइल्ड एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के ऊपर इसने फोकस किया। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप आपके वही हो गए, SC ST OBC वगैरह, वुमेन वगैरह सारे आ जाते हैं इसमें। उसके बाद इसने इम्प्लीमेंटेशन में क्या बोला, इंट्रोडक्शन किसकी करनी है, ICT और डिजिटल लर्निंग की, है ना, ये सारी इसने इम्प्लीमेंटेशन की। उसके बाद है ब्रिज किया कोर्सेज को फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को, है ना, जो कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है उनके जो कोर्सेज है उनको ब्रिज करने की बात की इसने। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की इसने, किसके थ्रू, SMCs के थ्रू। मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, मॉनिटरिंग की और परफॉर्मेंस की इवेल्युएशन वगैरह की। तो ये सारी चीज़ इसने क्या की, इम्प्लीमेंट की। अब इसकी इवैल्यूएशन हम देखते हैं। इवैल्यूएशन में क्या था इसका, इवैल्यूएशन में क्या ये था कि इंक्रीज इन इनरोलमेंट रेट्स। इसकी वजह से क्या हुआ, जो सारी ये चीज़ें इसने इम्प्लीमेंट की कि इसकी वजह से इनरोलमेंट रेट्स में देखने को मिला, मतलब जो बच्चों का इनरोलमेंट रेट है वो इंक्रीज़ हुआ, है ना, ये हमने पहले भी पढ़ चुका है। रिड्यूस हुआ ड्रॉप आउट रेट्स, है ना। इम्प्रूवमेंट हुआ किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी इम्प्रूव हुआ। चैलेंजेस इन लर्निंग आउटकम्स क्या हुए, रिड्यूस हुए। टीचर शॉर्टेज एंड क्वालिटी इश्यूज़ वगैरह क्या बोलते हैं देखने को मिली, है ना। उसके बाद है बेटर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन देखने को मिली। इंक्लूजन ऑफ स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन देखने को मिला, है ना, ये सारी चीज़ें देखने को मिली। और ट्रांजिशन टू
समग्र शिक्षा अभियान, है ना। देखो इसका क्या था, जो आपके सर्व शिक्षा अभियान था, इसको किस में मिला दिया गया 2018 में, ये पूरा ये बन गया था आपका समग्र शिक्षा अभियान, है ना। समग्र शिक्षा अभियान ये पूरा बन गया था आपका 2018 में, इसका नाम वगैरह चेंज हो गया था। ओके, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपका मिड डे मील स्कीम। देखो मिड डे मील स्कीम के बारे में अगर हम बात करें तो जो आपकी मिड डे मील स्कीम है वॉज कंसीव्ड विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन प्राइमरी स्कूल स्पेशली इन रूरल एरिया वेयर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ वर स्टिल लैगिंग बिहाइंड। देखो इसका मेन जो आपकी ये स्कीम आई मिड डे मील स्कीम, इसका मेन मोटिव क्या था कि बच्चों का जो इनरोलमेंट रेशियो है वो इंक्रीज़ कराना है प्राइमरी स्कूल्स में, स्पेशली कहाँ, रूरल एरियाज़ में, है ना। उसके बाद है ओरिजिनली द गवर्नमेंट इनिशिएटेड अ प्रोग्राम कॉल्ड। देखो जो आपकी मिड डे मील स्कीम है, इसका पहले नाम पता क्या था, इसका पहले नाम था न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, ये इसका पहले नाम था, है ना। विच वॉज फॉर्मली लॉन्च्ड ऑन 15 अगस्त 1995 को इसमें लॉन्च किया गया था इसको। उसके बाद है दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्फाइंड टू फ्यू एरियाज, मतलब उस वक्त जो ये वाला प्रोग्राम है कुछ ही एरियाज में क्या था, एक्सपेंड हुआ था। बट 2001 में क्या हुआ, द नेम ऑफ द स्कीम चेंज टू मिड डे मील स्कीम। 2001 में इसका नेम चेंज हुआ, किसका, जो आपका ये पहले था न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, इसका जो नाम है वो 2001 में क्या हुआ, मिड डे मील स्कीम इसका नाम रखा गया और इसको एक्सपेंड किया ऑल ओवर द कंट्री। और 2001 में क्या हुआ, जो MDM स्कीम थी ये बिकेम कुक्ड मिड डे मील स्कीम अंडर विच एवरी चाइल्ड इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड प्राइमरी स्कूल हैज़ टू सर्व अ प्रिपेयर्ड मिड डे मील विद अ मिनिमम कंटेंट ऑफ 300 कैलोरीज। यानी उसके बाद जो आपकी मिड डे मील स्कीम थी ये क्या बन गई, कुक्ड मिड डे मील स्कीम बन गई। यानी बच्चों को हमने क्या प्रोवाइड करनी है, जो कुक्ड फूड है वो बच्चों को प्रोवाइड करना है विद मिनिमम कंटेंट कितना, 300 कैलोरीज का। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑफ एनर्जी एंड 8 से 12 ग्राम किस चीज़ का, प्रोटीन का पर डे फॉर मिनिमम 200 डेज। मिनिमम 200 डेज के लिए बच्चों को इतनी आपने जो कैलोरी वगैरह है वो प्रोवाइड करनी है। उसके बाद क्या हुआ, इन अक्टूबर 2007 में क्या हुआ, द स्कीम वॉज एक्सटेंडेड टू कवर द चिल्ड्रन ऑफ अपर प्राइमरी क्लासेस। 2007 में क्या किया गया, जो आपकी स्कीम थी पहले तो प्राइमरी वाले बच्चों के लिए थी, इसको बाद में एक्सटेंड किया गया, कहाँ, 6 से लेके 8 तक उनको भी क्या करना है, फूड प्रोवाइड करना है। एंड द नेम वो स्कीम वॉज चेंज टू, इसके बाद इसका नेम और चेंज किया गया 2007 में, इसका नाम अब रख दिया गया नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल्स, ये नाम इसका रख दिया गया। और जो न्यूट्रिशनल नॉर्म्स फॉर अपर प्राइमरी स्टेज वॉज फिक्स टू 700 कैलोरीज। ऊपर क्या था, जो प्राइमरी वाले बच्चे थे उनको तो 300 कैलोरीज प्रोवाइड करनी है डेली की, लेकिन जो आपके अपर प्राइमरी वाली स्टेज के बच्चे आ गए थे उनको 700 कैलोरीज प्रोवाइड करनी है पर डे और 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड करना है। और जो स्कीम थी, द स्कीम वॉज एक्सटेंडेड टू ऑल ओवर अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री में ये स्कीम एक्सपेंड कर गई, कब, 1 अप्रैल 2008 से। ओके, तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद है कि एम्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके, जो भी आपकी ये थी मिड डे मील स्कीम थी। देखो इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि इम्प्रूव करना है किसको, न्यूट्रिशनल स्टेटस को, है ना। उसके बाद क्या था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये तो आपका हर जगह आ ही जाता है। उसके बाद क्या करना है, अचीव करना है सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन को, इसके बारे में भी इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह थे। इम्प्रूव करना है हेल्थ स्टैंडर्ड को, रिमूव करना है पुअर्टी को, रिड्यूस करना है ड्रॉप आउट केसेस को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खाने की लालच में स्कूल चले जाएंगे तो ड्रॉप आउट रेशो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। फॉर एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज़, देखो खाना बनाने के लिए बहुत सारे जो लोग हैं उनको आप एम्प्लॉयड कर सकते हो, कहाँ, स्कूल में, मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हो। मोटिवेट पुअर पीपल फॉर सेंडिंग चिल्ड्रन इन स्कूल, देखो जो पुअर पेरेंट्स वगैरह होते हैं उनके पास मतलब खाने के लिए कुछ चीज़ें भी नहीं होती है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ वगैरह भी नहीं होती है, तो इससे क्या होगा, जब बच्चों को MDM प्रोवाइड होगा स्कूलों में तो एटलीस्ट खाने की लालच में तो जो पेरेंट्स वगैरह है वो बच्चों को स्कूल भेजेंगे, है ना। इन्हांस लर्निंग एबिलिटी, और इसके और उद्देश्य थे कि क्या करना है, इन्हांस करना है बच्चों की लर्निंग एबिलिटी को। तो ये आते हैं आपके इसके एम्स या ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर। इसके बाद है आपका
नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ MDM स्कीम, यानी इसकी नीड क्या थी और इम्पोर्टेंस क्या थी MDM स्कीम की। टू डेवलप हैबिट ऑफ हेल्थ, हाइजीन और गुड फूड, यानी बच्चों में हैबिट डेवलप करनी है किस चीज़ की, हेल्थ की, हाइजीन की और गुड फूड की। उसके बाद प्रोवाइड करना है न्यूट्रिशनल सपोर्ट। उसके बाद टू अवेयर चिल्ड्रन फॉर हाइजीन, बच्चों को साफ सफाई के प्रति अवेयर करना है। प्रॉपर सिटिंग फैसिलिटीज़ वगैरह क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है। और टू अट्रैक्ट चिल्ड्रन फॉर स्कूलिंग, है ना, बच्चों को अट्रैक्ट करना है स्कूल की तरफ विद द हेल्प ऑफ MDM। फॉर सोशल जस्टिस के लिए भी, है ना, फॉर इक्वालिटी के लिए भी हो गया। हाई माल न्यूट्रिशन रेट्स जो इंक्रीज़ हो रहे थे उनको रिड्यूस करने के बारे में भी इसने बात की। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस या फिर नीड बोल सकते हो आप। इकोनॉमिक बर्डन ऑन पुअर फैमिलीज़, है ना, देखो अगर बच्चे घर में रहेंगे तो ज़्यादा खाना देना पड़ेगा। जो कुछ पेरेंट्स वगैरह होते हैं जो पुअर्टी से बिलोंग करते हैं, है ना, पुअर पीपल होते हैं, तो उनको मतलब वही चीज़ है ना, दिन में एक वक्त का खाना भी नसीब हो जाए वो भी उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है ना। तो अगर स्कूलों में MDM फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी तो क्या होगा, तो एटलीस्ट जो पेरेंट्स वगैरह है वो बच्चों को स्कूल तो भेजेंगे ना, तो उनके ऊपर से जो इकोनॉमिक बर्डन है वो भी रिड्यूस हो जाएगा पुअर फैमिलीज़ के ऊपर से। उसके बाद है आपका कि प्रिंसिपल्स क्या है MDM के, है ना, प्रिंसिपल है इसके क्या, प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, यानी बच्चों को स्कूलों में क्या प्रोवाइड करना है, न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना है। हाइजीन, प्रिंसिपल ऑफ हाइजीन, यानी बच्चों को गाइड करना है कि साफ सफाई आपने किस तरीके से रखनी है, प्रॉपर डाइट आपने बच्चों को देनी है। प्रिंसिपल ऑफ डाइट चार्ट इन स्कूल, है ना, हर दिन अलग अलग आपने मतलब डाइट फॉलो करनी है बच्चों के लिए। प्रोविजन ऑफ फ्रूट्स एंड सीजनेबल वेजिटेबल्स, है ना, ये सारी चीज़ें भी आपने बच्चों को देनी है कब, MDM में, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल किस चीज़ का, MDM का। इसके बाद हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, इसमें बात करेगी। उसके बाद है प्रॉब्लम्स, और उसी के साथ जो आपकी यूनिट है ख़त्म हो जाएगी। देखो इम्प्लीमेंटेशन में अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, इसको नज़दीक से देखते हैं। तो जो ये आपकी स्कीम थी, गवर्नमेंट की इसमें इन्वॉल्वमेंट थी। जो ये स्कीम थी मैनेज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा मैनेज की जाती है। और फाइनेंशियल सपोर्ट किससे मिलता है, गवर्नमेंट से मिलता है ना, और सेंट्रल से भी मिलता है और स्टेट्स गवर्नमेंट से भी मिलता है इसके लिए। फंडिंग पैटर्न क्या रहता है इसमें, यह है कि कॉस्ट शेयर की जाती है, यानी 60% कॉस्ट कौन देता है MDM के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, CG मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और 40% जो आपका ये फंड कौन प्रोवाइड करता है, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। उसके बाद है मील की प्रेपरेशन, है ना, मील की प्रेपरेशन, खाने की प्रेपरेशन किस तरीके से करनी है स्कूल में। न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस के बारे में इसने बात की कि बच्चों को कौन कौन सी जो गाइडलाइंस वगैरह है वो आपने प्रोवाइड करनी है। जैसे प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए आप यहाँ देख सकते हो, है ना, प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए आप यहाँ देख सकते हो कि जो आपके पहली कक्षा से लेके 5वीं कक्षा के बच्चे हैं 450 कैलोरीज, है ना, पर मील प्रोवाइड करनी है बच्चों को, और 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन। और उसी तरीके से जो 6 से 8th क्लास के बच्चे हैं उनको 700 कैलोरी और साथ में 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड करना है पर मील। उसके बाद है टाइप्स ऑफ फूड प्रोवाइडेड, इसके बारे में भी इसने बात की, इम्प्लीमेंटेशन, है ना। उसके बाद है मॉनिटरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल के बारे में भी इसने बात की। मतलब जो आप MDM में फूड प्रोवाइड कर रहे हो वो अच्छे से यूटिलाइज भी हो रहा है स्कूलों में, उसके बारे उसकी जो मॉनिटरिंग है और इवैल्यूएशन है उसके बारे में इसने बात की। फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में इसने बात की, कहाँ कहाँ से जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है ना। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के बारे में इसने बात की ताकि जो MDM का प्रोसेस है वो इम्प्रूव हो सके। फूड सेफ्टी और हाइजीन मेजर्स इसने इम्प्लीमेंट किए स्कूलों वगैरह में। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इसने करा, इम्प्लीमेंटेशन वगैरह, ये सारा इसमें आ जाता है आपका किस में, ये आपका इम्प्लीमेंटेशन किस चीज़ का, जो MDM आपकी स्कीम थी। उसके बाद है प्रॉब्लम्स क्या रही इन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में। देखो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यूस टू अकर इन द सर्विंग ऑफ द फूड। देखो बहुत जगह देखा जाता है रूरल एरियाज़ वगैरह में कि बच्चों को अलग अलग बिठाया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें ये देखने को मिली कि कास्ट के बेसिस पे क्या देखा गया, डिस्क्रिमिनेशन देखा गया। ये सारी इसकी प्रॉब्लम्स है। उसके बाद क्या है, पुअर क्वालिटी ऑफ फूड आपका देखने को मिलता है किसमें, जो भी आपका MDM में फूड प्रोवाइड किया जाता है वहाँ पे करप्शन देखने को मिलता है। हाइजीन प्रॉब्लम्स देखी गई, है ना। अब्सेंस ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक कि कई स्कूलों में तो किचन ही अवेलेबल नहीं था, तो ऐसी सारी चीज़ें हमारे को देखने को मिली जो हम पढ़ते हैं किसमें, प्रॉब्लम्स इन MDM स्कीम में।
उसके बाद एक करप्शन देखने को मिला, है ना, और लीकेजेस वगैरह देखने को मिली। मतलब कि जो स्कूल में जो फैसिलिटीज़ वगैरह आती है रिलेटेड टू एमडीएम वगैरह, दाले दूल्हा वगैरह देखने मतलब आती है, वो कहीं और ही जा रही है, तो इस लेवल का करप्शन देखने को मिला। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है एमडीएम स्कीम में। इरेगुलर इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिली। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज़ प्रॉब्लमेटिक इन सम रूरल एरियाज़, मतलब कहीं पे रोड ही अवेलेबल नहीं है, वहाँ तक जो फूड है वही प्रोवाइड नहीं हो पाता है। लो क्वालिटी का फूड देखने को मिलता है कई जगह में, है ना। लो वेजेस फॉर कुक्स, मतलब जो खाना बनाने वाले हैं उनको कम सैलरी वगैरह दी जाती है ना। न्यूट्रिशनल गैप्स देखने को मिलता है ना, और लॉजिस्टिक इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो हमारे को देखने को मिली किसमें, एमडीएम स्कीम में। तो इसी के साथ इसका आप बाद में मतलब इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो अगर शीटें नहीं भर रही है तो, और बाद में फिर कंक्लूजन के साथ इसको आप एंड कर सकते हो। तो इसी के साथ जो हमारी सेकंड यूनिट है वो भी हमारी कंप्लीट होती है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।